आरटीपी अभी तक जो भी किया है ना मैंने, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चंस, यू हैव टू कंप्लीट. आई विल अपलोड ऑल द क्वेश्चंस. आई थिंक आई हैव गिवन अ लिंक. वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें लाइन से सब लेक्चर्स है, बट यू हैव टू कंप्लीट दैट. क्योंकि आरटीपी में क्या है ना, ये सितंबर की आरटीपी है. ये होने के बाद में मैं इसके पहले वाली एक आरटीपी वो भी कराऊंगा, और ये होने के बाद में अपने पास 4 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे. बिकॉज एवरी एग्जाम इंस्टीट्यूट टेक्स आउट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स. 2 मॉक टेस्ट पेपर पिछले एग्जाम्स के होगा न्यू कोर्स का, और 2 मॉक टेस्ट पेपर अभी आ जाएगा. तो ये सब करके जब एक साथ सारे टॉपिक्स हम लोग करते हैं ना, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है. एक एक टॉपिक तो याद रहता है, लेकिन एक साथ सब टॉपिक्स जब करेंगे ना, तब तुमको सब टॉपिक्स करने की आदत होगी. और एग्जाम में भी तो ऐसे ही आने वाला है ना, एक सिंगल टॉपिक थोड़ी आने वाला है, चैप्टर वाइज थोड़ी पेपर आएगा. यू विल गेट मिक्स्ड ऑल द टॉपिक्स. सो दैट्स द रीजन आई वांट यू टू स्टार्ट डूइंग दिस आरटीपीज. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स तुम्हारे रेडी है, प्रिपेयर्ड है, सो तुमको करना ही चाहिए. जो ऑलरेडी हो चुका है ना, वो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से कर दो. और जो नहीं हुआ है अभी, वो मैं शुरू कर रहा हूँ. व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन अप टिल नाउ. क्वेश्चन नंबर 1, ये ट्रू और फॉल्स में कर चुका हूँ. आई हैव डन दिस ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1, दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये जो थियरी क्वेश्चन है ना, कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम, दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन. क्वेश्चन 1 के बाद में 2 हो गया, और उसके बाद में 3. क्वेश्चन नंबर 3A, that was of journal entries, or B, that was capital and revenue. That's very simple, you will understand. Question number 4 is pending. Question number 4 pending है. 4A and B ये पूरा ही pending है. Question number 5 I have already done. Bank reconciliation statement with amended cash book. And then after question number 5, question number 6 pending है. 7th डेप्रीसिएशन का पेंडिंग है. 8th भी पेंडिंग है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. 9th इज पेंडिंग. 10th ये भी पेंडिंग है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है. 11th इज ऑफ सिंगल एंट्री, पेंडिंग है. पार्टनरशिप अकाउंट्स अभी तक शुरू नहीं किया है. कंपनी अकाउंट्स पूरा कंप्लीट कर दिया है. सो प्रीवियस आरटीपीस अगर देखोगे ना, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है, उसमें 14th क्वेश्चन कर दिया मैंने, 15th कर दिया. इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नंबर 17th ये बोनस का है. ऑल दिस क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी डन. ठीक है ना. सो अभी हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन और करते हैं, और उसके बाद में जो भी तुम्हारे पेंडिंग है पुराने, वो तुम लोग कंप्लीट कर लोगे. I am taking bills of exchange. One simple question, bills of exchange. You carry separate book or what? Because it was mentioned in timetable. RTP. To have a separate book or not? If you don't have, you should do towards the end, लास्ट 2-3 पेज ले लो, और बाद में एक सेपरेट बुक बनाओ. आरटीपी, एमटीपी, ये सब जो करूंगा मैं सॉल्व. Now see here, bills of exchange. Yes, all of you look at the question. Adya owed 1 lakh to Anya. On 1st October, Adya accepted a bill drawn by Anya. आद्या ने अगर एक्सेप्ट किया है, मतलब उसके लिए बिल्स पेएबल है, और आन्या ने ड्रॉ किया है तो उसके लिए बिल रिसीवेबल है. फॉर द अमाउंट एट हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. आन्या गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 99,000 ऑन 3rd October. देख लो, हम लोग हमेशा वर्किंग बनाते हैं ड्रॉई ड्रॉवर बैंक. वी ऑलवेज प्रिपेयर अ वर्किंग ड्रॉई ड्रॉवर बैंक. यहाँ पे मेरे लिए ड्रॉई है आद्या,
बराबर AD and drawer is Anya AN and it is discounted with bank. So if I prepare a working bank, problem doesn't starts with purchase or sales. बिल कितने का है? 1 लाख का. बिल इज ड्रॉन 1 lakh and it is drawn for how many months? 3 months. It is drawn for 3 months. Now one more thing. Anya got the bill discounted with the bank for what amount? So 1000 rupees is the discount. Now this bill is lying with whom? So discount कराने के बाद ये बिल चला गया बैंक के पास. ऑन द ड्यू डेट डिसऑनर होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम कैसे बनेगा. सो ये 3 अक्टूबर को देखो ना, बिल ड्रॉ कभी किया है 1 अक्टूबर को एंड 3 अक्टूबर को डिस्काउंट करा लिया 3 दिन में. बिफोर द ड्यू डेट आद्या अप्रोच आन्या फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल. रिन्यूअल का मतलब है पहला बिल तो डिसऑनर हो गया. द मोमेंट ड्रॉ स्पीक्स अबाउट द रिन्यूअल दैट मीन्स द फर्स्ट बिल इज डिसऑनर. ये डिसऑनर का एरो है. जब डिसऑनर होता है तो हमको 1 लाख रुपया आद्या से लेने का है विथ नोटिंग चार्जेस. रिन्यूअल के लिए आने एग्रीड ऑन द कंडीशन, 1 मिनट, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है. देयर आर नो नोटिंग चार्जेस. तो अमाउंट पेबल इज 1 लाख. लेने का है देने का है 1 लाख. और फिर उसके बाद में हम लोग इधर आ जाते हैं और इधर हम लोग इंटरेस्ट लिखते हैं. ये अपनी नॉर्मल वर्किंग है जो मैं बनाता था, जिससे अपने एक फ्लो ऑफ एंट्रीज मिलती है अपने को. और इंटरेस्ट के बाद में ना मैं एक बॉक्स बना देता हूं. ये बॉक्स में 3 वैल्यू आती है. एक तो बिल वैल्यू, फिर उसके बाद नोटिंग चार्जेस और उसके बाद इंटरेस्ट, और फिर उसका 2 डिवीजन होता है. उसका हम लोग 2 डिवीजन करते हैं. वन इज कैश एंड अदर इज न्यू बिल. कैश एंड न्यू बिल. चलो आगे प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं मैं. सो आन्या एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% फॉर 3 months. तो 50,000, तो ये जो 1 लाख रुपया इसमें से 50,000 तो तुरंत देना है, और बैलेंस 50,000 कितने महीने के बाद? 3 months के बाद देने का है. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सो 50,000 इंटू 12% इंटू 3/12, बोलो 1,500 का इंटरेस्ट भी आ गया. ये 1,500 का इंटरेस्ट होने से हो गया 1,01,500. अच्छा, ये 1 लाख का तो ब्रेकअप हो गया ना 50-50. ये 1,500 के लिए क्लियरली उन्होंने बोल दिया है 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट. तो 50,000 के साथ ही इंटरेस्ट आ गया. 51,500 तो कैश में पेमेंट हो गया, और बैलेंस 50,000 जो है उसके लिए ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 months. एंड फॉर द बैलेंस आद्या शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 months. तो ये न्यू बिल एक्सेप्ट हो गया. Now these arrangements were carried out, but afterwards Adya became insolvent. Only 40% could be recovered. तो 12th स्टैंडर्ड के लेवल का प्रॉब्लम है. तो जब इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो 2 एंट्री बनती है. नंबर 1 इज इंसॉल्वेंसी. एक तो इंसॉल्वेंसी क्योंकि जो बिल है उसको डिसऑनर करना पड़ेगा, और दूसरा कलेक्शन. कलेक्शन कितना हो गया? 40%. 50,000 का 40% कलेक्ट हो गया, बाकी बैड डेट्स हो गया. अपने को किसके बुक्स में एंट्रीज चाहिए? इन द बुक्स ऑफ आन्या. आन्या इज ड्रॉवर. अपने को एंट्री पास करनी है आन्या के बुक्स में. सो ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल हो गया ना. तो अपनी पहली एंट्री देखो यहां से बनेगी. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आद्या, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, फिर डिसऑनर के लिए आद्या अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर आद्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आद्या,
फिर ये बिल डिजॉनर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे आद्या अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल डिजॉनर, फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आद्या। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ये आरटीपी के क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, एमटीपी के क्वेश्चंस भी सिंपल होते हैं, और ये सब अगर अच्छे से मैनेज कर लिया तो एग्जाम का क्वेश्चन भी इजी होता है। एग्जाम का पेपर भी क्या पूरा एक साथ आता है ना, तुम घबराए हुए रहते हो, सीए फाउंडेशन ऑल इंडिया लेवल एग्जाम, वो घबराहट से तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। अदरवाइज पेपर्स आर नेवर डिफिकल्ट। यू शुड हैव द हैबिट ऑफ डूइंग ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर। चलो करेंगे। राइट जर्नल ऑफ, दिस इज विच क्वेश्चन नंबर 8। तुमने वर्किंग बनाई क्या नहीं? हाँ, ये वर्किंग तो बनाना चाहिए था ना तुम लोगों को। अब तो बन गया पूरा, खिचड़ी हो गया। लिखो जर्नल ऑफ डबल ए है क्या? अन्या इन एवरी लेक्चर आई हैव डन 1 or 2 क्वेश्चंस। खाली को कंपनी अकाउंट्स वाले लेक्चर में मैंने ज्यादा क्वेश्चंस किया, अदरवाइज 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में कर करके कंप्लीट कर रहा हूं। Are you all ready? 1st October क्या है? 1st October 23। बोला है? क्यों ऐसे बोलते हैं? नरेशन तो बोला है और डेट इग्नोर बोला है, अलग ही है। ठीक है, कर देते इग्नोर। अपन तो नरेशन को इग्नोर करते हैं। लिखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आद्या अकाउंट 1 लाख। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, 12th स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। बीइंग बिल रिसीवेबल drawn and accepted, फिर उसके बाद में वो बिल को हमने डिस्काउंट करा लिया, 99,000 मिला ना डिस्काउंट करके। सो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट $99,000 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000। ये मॉड्यूल 1 में क्या मॉड्यूल 2 में? बट ये तो 12th स्टैंडर्ड का लेवल है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो किसी ने टॉपिक नहीं भी किया तो ये 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से आ जाएगा, 12th में भी नहीं किया तो बात अलग है, फिर घबराने की जरूरत है। नाउ ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज, रिन्यूअल की बात हो रही है, तो अब पैसा लेना किससे है? आद्या से, और देना किसको है? बैंक को। तो मेरी एंट्री बन जाएगी आद्या अकाउंट डेबिट आद्या अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट?
1 लाख, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है। अरे नरेशन नहीं लिखा ऊपर। बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक, देखो लिखो, इग्नोर करने नहीं बोला है। बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक, और फिर अब बोलेंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। अभी हम लोग वर्किंग में नीचे चले जाते हैं। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड के बाद अपना आ जाता है इंटरेस्ट वाली एंट्रीज। तो एंट्री क्या बन जाएगी? आधे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आधे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500, being interest charged on the new bill for extended period. Being interest charged on the new bill for extended period. अब रिसिप्ट ऑफ कैश न्यू बिल, नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आद्या। कैश अकाउंट डेबिट 51,500, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000, तो आधे अकाउंट 1,01,500, being cash and new bill received. अभी ये न्यू बिल का क्या हुआ? ऑनर हुआ कि डिसऑनर हो गया? तो इंसॉल्वेंसी हो गए होने से वो डिसऑनर हो जाता है। तो पहले डिसऑनर की एंट्री, ऊपर जो एंट्री पास की ना बिल रिसीवेबल टू आद्या, ये एंट्री उल्टी हो जाएगी। आद्या अकाउंट डेबिट टू आद्या अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 का बिल था। बीइंग सेकेंड बिल डिसऑनर्ड ऑन रॉयज इंसॉल्वेंसी, being second bill dishonored on Roy's insolvency, नंबर 7, क्या कलेक्शन कर पाए? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 40% ऑफ दिस कम्स टू 20,000 कलेक्ट किया और 30,000 डूब गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू आद्या, $50,000 being 40% collected in full and final settlement.
फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में अपने को इतना ही मिला भाई, बाकी डूब गया। डन। सो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट। दिस वाज विच क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो डन। Non-profit organization, question number 10. कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है ये। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स सन्यम क्लब रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। तुम देखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मीन्स क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और स्टॉक दे दिया है मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेजेस चाहिए। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब है रिसीवेबल, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सो एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, एक क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे, और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेजेस चाहिए, कंज्यूम्ड मिलेगा। देख लो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया। अच्छा, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स, अगर अमाउंट ड्यू है ना, अगर क्रेडिटर अकाउंट है तो ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, ये डायरेक्टली परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स नहीं है, क्योंकि अगर तुमने क्रेडिटर अकाउंट ओपन किया है ना तो परचेज तो क्रेडिट में होता है, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है। ये तो मैं हर प्रॉब्लम में समझाता हूँ। फिर उसके बाद आ गया you are required, what you are required, number 1 calculate amount of subscription, sports material that will appear in income and expenditure। income and expenditure में तो consumed का फिगर आएगा ना, outer column में consumed का फिगर आएगा। and also show how these items would appear in the balance sheet, ये बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होगी। मतलब इन शॉर्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट जो क्लोज नहीं करना है, और एक बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। तो जितना आइटम शो कर सकते हैं उतना शो कर देंगे। रिगार्डिंग अकाउंट्स टू बी ओपन, आई विल ओपन 2 अकाउंट्स, क्रेडिटर्स और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इनकम लेजर, सिक्स लाइन सफिशिएंट, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर वाला झमेला नहीं है। पर तुम तो इधर ही लिख दो सब्सक्रिप्शन। इनकम लेजर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दोनों बाजू लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, दिस इज ओपनिंग रिसीवेबल, दिस इज क्लोजिंग रिसीवेबल, this is opening received in advance, closing received in advance। सो इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर, इनकम लेजर तो हो गया, और फिर उसके बाद एक बनाओगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स। Creditors for sports materials, 4 lines,
By balance brought down to balance carried down. By balance brought down to balance carried down. Income and expenditure account. For the year ended 31st March 24. फाइव लाइन्स. मेरे को तो खाली कंज्यूम्ड दिखाना है और कुछ नहीं. वो स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम्ड शो करना है. ये एक्सट्रैक्ट है, खाली प्रेजेंटेशन है. एक्सपेंडिचर इनकम और टू द एक्सटेंट टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट भी पूछा है ना. तो बैलेंस शीट का भी प्रेजेंटेशन ही है. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 24. कोई 4-5 लाइन की बैलेंस शीट बना लो. कौन सा हमको क्लोज करके टैली करके दिखाना है. लाइबिलिटीज एसेट्स. चलो वी आर रेडी विद द प्रेजेंटेशन. हम लोग ने रूलिंग इसकी रेडी कर ली है. आर यू ऑल रेडी? पोस्टिंग चालू करेंगे. सबसे पहले मेरे पास है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड राइट डाउन टू स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम्ड, opening stock plus purchases minus closing stock. लिख दिया? लिखो सब लोग. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखोगे 75,000. क्लोजिंग इज 1,12,500. 75,000 1,12,500 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट्स. मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं बनाई. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स 1,12,500 दे दिया. सेकेंड इफेक्ट ओपनिंग का वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाता है, लेकिन वो तो क्या है, कंप्लीट अकाउंट्स बनाना है तो बनाएंगे ना. फिर उसके बाद अमाउंट ड्यू दैट इज क्रेडिटर्स 67,500, 97,500, 67,500 एंड 97,500. ये लो अमाउंट ड्यू हो गया. अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स. फिर आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग 11,250 एंड 16,500. 11,250 16,500. सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं ना. ये बाजू क्रेडिटर्स फॉर
स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितना था क्लोजिंग? 97,500 और एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 16,500। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाई, मैं क्लोजिंग का ही दिखा रहा हूँ। 16,500 क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से मेरे को अल्टीमेटली कैपिटल फंड मिलता है। मेन प्रेजेंटेशन उनको इनकम एक्सपेंडिचर और करंट ईयर के बैलेंस शीट का चाहिए। फिर उसके बाद रिसीव्ड इन एडवांस 9,000 एंड 5250, ओपनिंग 9,000 और क्लोजिंग 5250 का सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 5250। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम आफ्टर दिस, ये ओपनिंग क्लोजिंग सब लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंट्री पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में चले जाओ। हाँ, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में चले जाओ, अमाउंट लिख दो। कितना अमाउंट है? 3,75,000 और एक ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है 225। 3,75,000 तो रिसीव्ड कर लो एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स के लिए एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, दिस इज 2,25,000। ऑल इंफॉर्मेशन डन। देख लो सारी इंफॉर्मेशन जो थी ना मेरे पास वो सब कर दी अपन ने पूरी। बस अभी क्लोजिंग करना चालू करेंगे। पहले तो 9,000 प्लस 3,75,000 और क्या था नीचे? 16,500। टोटल आ गया 4,00,500। टोटल इज 4,00,500। माइनस 5,250 माइनस 11,250। 11,250 कितना आ रहा है? 3,84,000 इनकम आ गया। 3,84,000 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। बाय सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 3,84,000। और अभी परचेजेस निकाल लेते हैं ना, बोलो क्या टोटल है डेबिट में? 3,22,500 माइनस 2,55,000। ये परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स हो गया। क्रेडिटर्स में तो यही चार आइटम्स मिलते हैं हमको। बाय परचेजेस, तो परचेजेस में लिखेंगे 2,55,000 प्लस 75 माइनस 1,12,500, बोलो 2,17,500। ये लो 2,17,500। जो जो इंफॉर्मेशन हम लोग को उनको चाहिए थी सब निकाल ली। देख लो उनकी इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए थी। नंबर 1 दे वांटेड अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, निकाल लिया ना 3,84,000 एंड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में तुम लोग ने 3,84,000 ये हमने शो कर दिया, और डेबिट में स्पोर्ट्स मटेरियल जो एक्सपेंडिचर में आता है एक्सपेंस फॉर द ईयर शो कर दिया। और साथ में उनकी रिक्वायरमेंट थी हाउ दिस आइटम्स एंड ऑफ द ईयर वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो जितने भी आइटम्स है सबका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दे दिया हम लोग ने। क्लोजिंग बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन जितना भी अवेलेबल था सब प्रेजेंटेशन दे दिया। ये कोई फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है, बट इट कैन बी आस्क्ड एज अ 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन। 5 से 6 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
Next, after this was again which question? Number 10. Number 10 is done. अच्छा, नंबर 11 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपन ने. देखो, क्वेश्चन नंबर 11, एक लेवल और जाने दो. अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज सिंगल एंट्री. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस. Shivam Enterprises maintain their books under single entry system. The balance sheet on 31st March as follows. क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में? कैपिटल, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बराबर. फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड कैश बैंक. फॉलोइंग वॉज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक फॉर 31st March 24. अपने को सीधा सीधा कैश बैंक अकाउंट दे दिया. ओपनिंग बैलेंस शीट देने से एक एडजस्टमेंट कम हो गया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंसेस. तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो दे ही दिया है, हमको तो खाली अकाउंट्स बनाने. और सिंगल एंट्री में हम लोग फाइनल अकाउंट्स के साथ 7 वर्किंग नोट्स बनाते हैं, जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे. और हम लोग बनाएंगे क्या क्या अकाउंट्स बनाएंगे. नंबर 1, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट, विल प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट. I may prepare fixtures, बराबर ना. I may prepare furniture and fixtures and cash bank. मतलब प्रॉब्लम में बिल रिसीवेबल पेबल दिख रहा है क्या? तो बिल रिसीवेबल 7 वर्किंग नोट्स कौन से होते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश बैंक और फिक्स्ड एसेट्स. तो मैं बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल हटा दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट भी हटा दिया, तो क्या बच गया? 4 बच गया. डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश बैंक और फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स भी देख रहा हूं बनाने की जरूरत है क्या? नहीं. समरी ऑफ कैश बैंक इज गिवन. सो कैश बैंक में अपने को क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग. कैश बैंक में दे हैव गिवन ओपनिंग, कैश बैलेंस, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सन्ड्री एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स एंड क्लोजिंग. इट्स अ सिंपल कैश बैंक, सिंपल कैश बैंक अकाउंट है. और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आगे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st March एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. सिंपल. एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स. अरे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या आती है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. और रिसीव्ड की एंट्री क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड. एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 9,000 वॉज पेड एवरी ईयर ऑन 1st August. अगर 1st August को पे किया है तो हमारा ईयर क्या है? हमारा ईयर क्या दिया हुआ इन लोग ने? 31st March. अरे अगस्त को अगर पे किया तो अगला साल एंड का भी हो जाएगा. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. ये कितना मंथ्स हो गया? 8 मंथ्स. तो अपना 4 महीना आगे का, समझा क्या? नहीं, 4 महीना आगे का प्रीपेड हो जाएगा. सो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट वो हर साल, लेकिन यहाँ पे पेमेंट है क्या इंश्योरेंस प्रीमियम का? अलग से नहीं है ना, तो वो इसके अंदर होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस में होगा. समझा? अलग से उन्होंने नहीं दिया है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस से एडजस्ट करेंगे. चलो फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ है? व्हाट एल्स दे हैव सेड? फर्नीचर एंड फिक्चर्स वेर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन ऑन विच मेथड? तो और परचेज और सेल्स है क्या फर्नीचर एंड फिक्चर्स? चेक करो, कुछ आया है क्या डेबिट में? रिसिट्स में कुछ है? पेमेंट्स में कुछ है? तो खाली डेप्रिशिएट ही तो करना है. तो खाली डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट नहीं बनाते. लो, एक अकाउंट और कम हो गया. तो अभी अपना कौन सा अकाउंट बन गया? नंबर 1 डेटर्स, क्रेडिटर्स. कैश बैंक है फिर भी बनाएंगे हम लोग, है अपने पास फिर भी बनाएंगे. कैश बैंक बनाएंगे और फिर फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. और फिर उसके बाद
और एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग बैलेंसेस है। क्लोजिंग बैलेंसेस में स्टॉक, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक क्या बोला है? जीपी 10% ऑन सेल्स। जब भी जीपी परसेंटेज देते हैं ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक से ज्यादा मिसिंग फिगर्स होते हैं। इन ट्रेडिंग अकाउंट यू फाइंड मोर देन वन मिसिंग फिगर्स। हैव यू गॉट इट? तो हम लोग एक वर्किंग बनाएंगे उसके लिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी एंड इज इक्वल टू सेल्स। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो तुमको कम से कम 12 मार्क्स देते हैं। दैट विल बी आस्क्ड फॉर 12 मार्क्स। सो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई वांट यू टू प्रैक्टिस सिंगल एंट्री। मैं तुमको क्वेश्चन नंबर्स बता दूंगा, तुमको तुम्हारे पास जो भी कंटेंट है ना सिंगल एंट्री का उससे करोगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं क्वेश्चन नंबर्स बता दूंगा, एंड दो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट लुकिंग एट दिस आरटीपीस, तुम्हारे पास जो भी कंटेंट है सिंगल एंट्री का वो पूरा प्रैक्टिस कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसके अलावा अपने पास पार्टनरशिप, अरे सच ए सिंपल क्वेश्चन। गुडविल छोड़ो, गुडविल को बाद में देखेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक मिनट, मैं पहले तो ये जितना हाईलाइट किया निकाल देता हूँ, नहीं तो अगले बार कंफ्यूजन हो जाएगा सिंगल एंट्री किया है कि नहीं किया है, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस कर दिए ना उनको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट 2 सेशन के अंदर, इन नेक्स्ट 2 सेशंस वी विल कंप्लीट ऑल आरटीपी क्वेश्चंस। नाउ फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:1 ऑन 31 मार्च 24। बैलेंस शीट ऑफ पी एन क्यू, बैलेंस शीट ऑफ पी एन क्यू। किधर है बैलेंस शीट? नंबर 9 के बाद नंबर 10 ही पेज है क्या? ये है बैलेंस शीट, आगे पीछे हो गया। फिर से यहां पे पढ़ो। PNQ are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1 on 31st March 24, the balance sheet of PNQ. Now this is the balance sheet. PQ, creditors, general reserves partners को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रहा कैश, बैंक, तो दोनों को एक साथ मिला के टू बैलेंस BD लिख देना। डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवर, लैंड बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर। Now regarding adjustments, they say they agree to take R into partnership from beginning of 1st April 31st March की बैलेंस शीट है अगले दिन। तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो 1st अप्रैल की बनेगी आफ्टर एडमिशन। गुडविल इज टू बी वैल्यूड कितना? सीधा सीधा वैल्यू करके दे दिया, कोई झमेला ही नहीं, वैल्यूएशन तुमको करना ही नहीं है। आर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो ठीक है मत लाने दो। 2 लाख को रेस करो, राइट ऑफ करो, और गेनिंग टू sacrificing partners capital. So it was decided due credit of goodwill will be given to PNQ for their sacrifice in favor through R's current account. ठीक है ना, वो देख लेंगे आगे। नेक्स्ट, R pay 1,40,000 as is capital for how much share? 1/5 शेयर के लिए 140 देगा वो। इसका नया शेयर भी दे दिया। ओल्ड शेयर क्या था इनका? 3:1। तो हम लोग रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय, लॉस आ गया। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन आरडीडी, आरडीडी मेंटेन करना है डेटर पे, पहले डेटर पे कुछ था क्या? तो आरडीडी मेंटेन करने का मतलब है वो भी लॉस। फिर और क्या बोला है? लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, बोलो प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी इज टू बी ट्रांसफर टू देयर। हाँ, तो इस बार बोला है करंट अकाउंट्स, तो लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट भी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट, समझा कि नहीं? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी बोला था ना कुछ करंट अकाउंट बोला था, थ्रू करंट अकाउंट, सेक्रीफाइस थ्रू देयर करंट अकाउंट, वो हम लोग कर लेंगे। बट इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। इज दिस अ डिफिकल्ट वन? इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। करंट अकाउंट तो लास्ट में क्रिएट होगा। लास्ट में जो करंट अकाउंट क्रिएट होगा ना, अगर पार्टनर्स कैपिटल में 2 करंट अकाउंट आता है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज, क्योंकि एंट्री में करंट क्रेडिट ना, और बाय करंट आता है तो बैलेंस शीट एसेट्स। बैलेंस शीट एसेट साइड में शो कर देंगे। सो इट्स अगेन अ नॉर्मल क्वेश्चन, कोई इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। खाली ये वाला थोड़ा ध्यान से करना, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स भी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। उनका जो कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल, वो कौन से बेसिस पे होना चाहिए? PSR।
इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ PSR। और जो भी डिफरेंस आएगा इस बार बोल दिया है, डिफरेंस को किधर ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। गुडविल भी देख लो, गुडविल में उन लोगों को चाहिए एक तो सुपर प्रॉफिट, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, समझा क्या नहीं। A and B are partners in a firm, their capitals are 6 lakhs and 4 lakhs, कैपिटल 6 लाख और 4 लाख। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 3 लाख का प्रॉफिट कमाया कंपनी ने। एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ये कैपिटलाइजेशन मेथड को एक बार पेंडिंग रखो। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2 years परचेज। एंड हाउ यू गेट सुपर प्रॉफिट, FMP माइनस व्हाट इज FMP। हाँ तो प्रॉफिट तो दे ही दिया ना, कितना प्रॉफिट कमाया, हाँ तो 3 lakhs ही ले लेते और क्या, 3 lakhs ही प्रॉफिट, और है ही नहीं मेरे पास कोई फिगर। फिर उसके बाद में हाउ यू गेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस दैट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NR। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है 6 लाख और 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या कैपिटल का टोटल, और क्या 10 लाख रुपया, हैव यू गॉट इट। कैपिटल एम्प्लॉयड उसका कितना परसेंट। अच्छा मेरे को ड्यूरिंग द ईयर है ना, द फर्म हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 3 lakhs। सो मेरे को ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर ये व्यू पॉइंट इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, लेस हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा अपने को। और अगर नहीं फॉलो करता है तो क्लोजिंग कैपिटल इटसेल्फ इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज ये एक अजम्पशन है, सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो एनीवेज अपने को 10% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना 20% है, 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हैव यू गॉट इट। सो 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर लेस हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हैं तो 6 + 4 10 lakhs इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका 20% निकाल लो, कितना हो गया, 2 lakhs इज द नॉर्मल प्रॉफिट। और वो कितना था, 3 lakhs, 3 - 2 is 1, एंड 1 into हाउ मेनी ईयर्स प्रॉफिट, 2 years प्रॉफिट। और लेस हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स अगर करते हैं तो 6 + 4 10 lakhs है, 10 lakhs माइनस 3 लाख का आधा 150। तो वो केस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8,50,000. It is assumed that half profits are retained in the business. It is assumed that, ये assumption, this is assumption. If they follow this assumption, then 8,50,000. 8,50,000 का कितना परसेंट, 20% comes to 1,70,000 is the normal profit. समझा क्या नहीं, 170 is the normal profit. और अपना फ्यूचर मेंटेनेबल कितना था, 3 lakhs, 3 lakhs minus 170 कितना आ गया, 130 into 2 years. Got it? 2 lakhs. This is again simple. और कैपिटलाइजेशन जब मैं सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा। कैपिटलाइजेशन इज वेरी सिंपल पार्ट। सो कैपिटलाइजेशन यही फॉर्मूला से, ये जो आप लोग कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज, दैट इज मेरे पास जो ए और बी का कैपिटल है दैट इज एज गुड एज नेट एसेट्स ओनली। सो वो नेट एसेट्स और कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको गुडविल बोलते हैं। सो कैपिटलाइजेशन में बता दूंगा मैं, ये वाले प्रॉब्लम को अपने टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि हमने एक भी कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं किया। हमने एवरेज प्रॉफिट किया, फिर सुपर प्रॉफिट किया, वेटेड एवरेज किया, फिर सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी का भी किया अपन, बट कैपिटलाइजेशन का एक भी नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम को कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम बोल के इंक्लूड कर लेंगे। सो ये आ गया वैल्यूएशन। मतलब इन शॉर्ट दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एडमिशन और गुडविल। अच्छा ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, आरटीपी के क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमको एग्जाम्स में भी मिलेंगे। जब सब एक साथ आता है ना तो हम लोग फंबल कर जाते हैं, हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। अभी जिन्होंने मेरे साथ स्टॉक वैल्यूएशन किया हुआ है, जिनका मॉड्यूल 1 हो गया, स्टॉक वैल्यूएशन किया हुआ है, तुमको मैंने नॉर्मल एबनॉर्मल का एक प्रॉब्लम करवाया था, जिसमें 2 कॉलम बनाते थे, ऐसे 2 क्वेश्चंस कराए थे। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये वही है, एग्जैक्टली वही है। फ्रॉम द फॉलोइंग, मॉड्यूल में दो क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज में भी है, और फर्स्ट साइड में क्वेश्चन 8 है। टेस्ट योर नॉलेज आई डोंट रिमेंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, 7 या 8 ऐसा ही कुछ है, 8। और टेस्ट योर नॉलेज में भी ये क्वेश्चन है, नंबर 2 या 3 होगा। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, ये जो बिगिनिंग वाली इन्वेंट्री है ना, इसके लिए बोला एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 2003, दैट इज एज गुड एज 1st April ना, a sum of 20,000 was written up on a particular item which was originally purchased for
55,000 एंड सोल्ड फॉर 50,000। याद है मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था 2 कॉलम से, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। बस एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। एक्सेप्ट द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन वाज 20% ऑन सेल्स। ये टेस्ट योर नॉलेज में ये वाला एडजस्टमेंट था। टेस्ट योर नॉलेज में इस टाइप का एडजस्टमेंट नहीं, टेस्ट योर नॉलेज नहीं, इलस्ट्रेशन में 20% ऑन सेल्स था और टेस्ट योर नॉलेज में ऑन कॉस्ट था, इसको हमने कन्वर्ट किया था ऑन सेल्स। सो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द नोन क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए आई विल बी डूइंग एक सेशन, 2 सेशन में होल्ड लूंगा और वो 2 सेशन में मैं तुम्हारा आरटीपी कंप्लीट कर दूंगा। सो ये 2 सेशन में जो मैंने आज टॉपिक डिस्कस किए ना, वन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक सिंगल एंट्री प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं आरटीपी के क्वेश्चंस करता हूँ ना, तो ये 3 टॉपिक एक साथ तुमको आता है। दिस 3 टॉपिक्स यू नो टुगेदर एट, एक साथ तुम 3 टॉपिक सॉल्व कर रहे हो। सो आज भी हमने कौन से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस तो कर ही लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एनपीओ। और एनपीओ का देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था।